वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 91। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पेरियार, कालिंदी, शरावती या पेनार? बताइए इनमें से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम की ओर बहती है? पेरियार केरल की है, पश्चिम की ओर बहती है बिल्कुल। कालिंदी भी पश्चिम की ओर बहती है। शरावती पश्चिम की ओर बहती है। पेन्नार, पेन्नार जो है वो पूर्व वाहिनी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। तो देखिए, कालिंदी हो गई, शरावती हो गई, पेरियार जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जबकि पेन्नार जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है? बहुत बार बताया होगा ये तो मैंने आपको। सुबनश्री, धनश्री, जिया भरेली और धलवेश्वरी। देखे, कामेंग, सुबनश्री, धनश्री, जिया भरेली, दिहांग, देवांग, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन धलवेश्वरी नहीं है। तो धलवेश्वरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ सुबनश्री, जिया बरेली, धनश्री, पगलादिया, मानस, देवांग, देहांग, ये सब हैं। अब मानस नहीं है, सॉरी, मानस नहीं है। हाँ, मानस है, बराक नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, नागालैंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी माउंट सारामती है तथा यहाँ कुकी, कोन्याक और लोथी जैसी जनजातियों का निवास स्थान है। यहाँ पर रंगापहर वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है? नागालैंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी है माउंट सारामती, और यहाँ जनजाति जो पाई जाती हैं कुकी, कोन्याक, लोथा जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं। रंगापहर वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में नहीं है, कहाँ पर है? नागालैंड में है। तो केवल एक करेक्ट है यहाँ पर, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो रंगापहर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो नागालैंड में स्थित है, मिजोरम में नहीं, जहाँ पाई जाती है कुकी, कोन्याक जनजाति। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी वायु रिजर्व का भी हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ वियर का भी जो है निवास स्थान है। अच्छा, है कहाँ पर नागरहोल? कर्नाटक में, बिल्कुल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, करेक्ट है स्टेटमेंट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है, ये भी करेक्ट है। ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। बाकी नागरहोल टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ वियर का निवास स्थान है ये। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन कार्बन सिंक को सही तरीके से परिभाषित करता है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कुल मात्रा है कार्बन सिंक। समुद्र में संग्रहित कार्बन की कुल मात्रा है कार्बन सिंक। कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करे वो है कार्बन सिंक। देखिए, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा वाला करेक्ट है। कार्बन सिंक होता क्या है? कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में अवशोषित ज़्यादा करे। तो यह पर्यावरण के लिए लाभदायक हो गई या हानिकारक हो गई? लाभदायक हो गई ना, क्योंकि कार्बन छोड़ने से ज़्यादा अवशोषित कर रही है, तो पर्यावरण तो फ्रेंडली हो गई ना, याद रखिए। 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से, विस्तृत चर्चा हम कई बार कर चुके हैं इस पर, इनमें से कौन से हरी खाद के स्रोत हैं? बताइए हरी खाद कौन कौन है इसमें? ग्रीन मैन्योर, नीली हरी शैवाल, राइजोबियम, और क्या है जोला? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, नीली हरी शैवाल जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, एक जैविक खाद है, हरी खाद नहीं है। राइजोबियम भी हरी खाद नहीं है, ये भी एक जैविक खाद है। एजोला भी एक जैविक खाद है, हरी खाद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि हरी खाद होती क्या है? हरी खाद होती है सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि। तो नीली, हरी, शैवाल, राइजोबियम, एजोला, एजेटोबैक्टर, ये सभी जो हैं जैविक खाद हैं, हरी खाद नहीं है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। हरी खाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डिफरेंस याद रखिए हरी खाद विटामिन जैविक खाद में। तो नीली, हरी, शैवाल, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला, ये जो है जैविक खाद हैं। और हरी खाद क्या है? सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। डीजल के साथ बायोडीजल मिश्रित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इससे पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में गिरावट आती है। पार्टिकुलेट मैटर क्या हो गए? जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सल्फर उत्सर्जन शून्य होता है डीजल में यदि बायोडीजल मिश्रित करेंगे तो। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। यदि बायोडीजल का प्रयोग किया जाता है तो इससे हाइड्रोकार्बन के प्रयोग से लगभग 80% तक की कमी आती है और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में भी कमी आती है। साथ ही इससे किसी प्रकार का सल्फर उत्सर्जन भी नहीं होता है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सवाना के संदर्भ में विचार करना है आपको। सबको पता होगा है क्या सवाना। देखिए, जहाँ उच्च वन घनत्व की उपस्थिति के कारण वितान का निर्माण होता है वो है क्या? सवाना। यह अत्यधिक वनाग्नि प्रभावित क्षेत्र है सवाना। यहाँ जल की उपलब्धता जो है वह मौसमी होती है। मौसमी का मतलब क्या है पता है? मौसमी का मतलब है जैसे मौसम हुआ, मतलब आधा मौसम तो वहाँ शुष्क रहा, आधे में क्या है वर्षा हो गई और वर्षा ठीक ठाक हो गई, पर्याप्त हो गई। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, मतलब आधा जो सीज़न है उसमें वो रहती हैं ऐसे ही बिना बारिश के, लेकिन आधे में तो पर्याप्त जल मिलता है ना उनको। तो बिल्कुल यहाँ की जल उपलब्धता जो है वो मौसमी है, करेक्ट है। शीत ऋतु में शुष्क रहता है और ग्रीष्म ऋतु में जो है पर्याप्त वर्षा होती है। आग भी बहुत लगती है यहाँ पर, अत्यधिक वनाग्नि प्रभावित तंत्र है ये। सवाना में वन घनत्व वन थोड़ी पाए जाते हैं, यहाँ पे तो घासें पाई जाती है ना। और घासें इतनी लंबी लंबी होती हैं कि शेर छिपकर उसमें आसानी से शिकार कर सकते हैं, बड़े बड़े। तो करेक्ट है यहाँ पर, पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, एक एक जहाँ पर एलिमिनेट करना है उसको। चूँकि दूसरा तीसरा करेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हैं। तो देखिए, सवाना एक मिश्रित वन एवं घास भूमि स्थल तंत्र है जहाँ घास के मैदानों के बीच में वृक्षों की उपस्थिति होती है। और पहले वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा था? जहाँ उच्च वन घनत्व की उपस्थिति के कारण वितान, उच्च वन घनत्व तो है ही नहीं यहाँ पर, फॉरेस्ट डेंसिटी तो है ही नहीं ना यहाँ पर। तो देखिए, सवाना एक मिश्रित वन है, मतलब कुछ पेड़ पौधे ही मिलेंगे, बाकी घास भूमि स्थल है यहाँ पर। अफ्रीका में है ये, जहाँ वृक्षों की उपस्थिति होती है बीच बीच में। अब देखिए, यह वन और रेगिस्तान के बीच संक्रामक क्षेत्र है जहाँ ग्रीष्मकाल में पर्याप्त वर्षा होती है, अतः जल की उपलब्धता मौसमी है। और यह जो क्षेत्र है वनाग्नि के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशील क्या होता है? मतलब जहाँ पर आग जलती रहती है, लगती रहती है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभ्यारण्य है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के शेषाचलम पहाड़ी पर अवस्थित है। कौन सा इसमें करेक्ट है? इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना कि सही पूछा है या सही नहीं है पूछा है, क्योंकि इसको हाईलाइट नहीं करते हैं। पीसीएस में शायद हाईलाइट नहीं करते हैं, यूपीएससी में भी नहीं करते हैं शायद। किसी किसी क्वेश्चन में कर दिया तो कर दिया, वरना 1/3 जाएगा सीधा। तो ये दोनों के दोनों फिलहाल गलत हैं, क्योंकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है और जो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे तो दोनों गलत है, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वैसे तो बहुत बार बताया होगा इसको। वाघ अभ्यारण्य एक कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल भी कर्नाटक में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ी पर अवस्थित है। शेषाचलम पहाड़ी से लगा लीजिए ना कि आंध्र प्रदेश में होंगी, कर्नाटक में तो है नहीं वो।
इतनी तो जीएस पढ़ी होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कीट भक्षी पौधों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। अमरबेल नामक पौधा कीटों तथा बहुत छोटे जंतुओं को पकड़कर उनका भक्षण करता है और भोजन प्राप्त करता है। कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति हेतु इन कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ना, वो बिल्कुल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए या प्राप्ति करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं। कीट भक्षी मतलब कीटों का भक्षण करने वाले पौधे। अमरबेल कीट भक्षी पौधा थोड़ी है। अमरबेल तो एक परजीवी पौधा है ना। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा क्या होता है? जो दूसरे पेड़ के ऊपर उगता है और उससे ही उस अपना पालन पोषण करता है, सारा उसी की चीज़ों को खा के वो भी बड़ा हो जाता है। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल, कस्कुटाई एक परजीवी पौधे हैं। और तो कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं? कीट भक्षी पौधे होते हैं ड्रोसेरा, नेफेंथीज, ये होते हैं कीट भक्षी पौधे। और यूट्रिकुलरिया। तो ये गलत है स्टेटमेंट। हाँ सॉरी, दूसरा वाला करेक्ट है स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। आपको याद रखना है हरी खाद और जैविक खाद दोनों अलग अलग याद रखनी है। और आपको परजीवी पौधे और कीट भक्षी पौधे दोनों याद रखने हैं। तो देखिए नेपेंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलरिया ये कीट भक्षी पौधे हैं। और अमरवेल एक परजीवी पौधा है, न कि कीट भक्षी पौधा। कुछ आवृतबीजी अपने भोजन का स्वयं पूरी तरह से निर्माण नहीं कर सकते तथा आंशिक रूप से या पूर्णतः दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ये परजीवी पौधे कहलाते हैं। कीट भक्षी पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की रचनाएं जो वो बनाती हैं, जिनकी सहायता से वे कीटों तथा छोटे जंतुओं को पकड़ लेते हैं कि कीटों को पचाकर उनसे वो नाइट्रोजन प्राप्त कर सकें। ऐसे पौधे कौन से जो कीटों को पचाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? पचाने के लिए तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना उनको। जैसे ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलरिया ये कीट भक्षी पौधे हैं। तो याद रखना डिफरेंस बिटवीन कीट भक्षी पौधा और अमरवेल मतलब परजीवी पौधा। नंबर 11 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो स्टेटमेंट, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आकार में पर्याप्त एक रूपता होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महाद्वीपों के केवल तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं, केवल तटीय भागों को। अभी अम्फान आया, निसर्ग आया, तो क्या केवल तटीय भागों को उन्होंने अधिक प्रभावित किया? और पहला वाला स्टेटमेंट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में के आकार में पर्याप्त एक रूपता तो नहीं होती। एक रूपता कैसे होगी? अलग अलग होते हैं ना, भिन्न भिन्न होते हैं। बताइए कौन सा गलत है? पहला तो गलत है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात महाद्वीपों के केवल तटों को अधिक प्रभावित करते हैं। अधिक प्रभावित होने की बात हो रही है, तो तटों को केवल अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह स्थलों तक पहुँचते पहुँचते जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता। कहीं नुकसान पहुंचाएगा अधिक तो कहीं पहुंचाएगा कम। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है वाष्पीकरण तथा लवणता में प्रत्यक्ष संबंध है। बिल्कुल है। ज़्यादा एवेपोराइजेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर क्या होगा? लवण वो जल जो है वो अधिक लवणीय हो जाएगा। उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरीय लवणता घट जाती है। देखिए पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। घट नहीं जाती, बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण तथा लवणता में प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे वाष्पीकरण से पानी की मात्रा घट जाती है तो लवणता बढ़ जाती है। लवणता घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो वर्षा का पानी इसमें आकर मिले या नदियों का पानी इसमें आकर मिले, जिससे जो है क्या है बैलेंस बना रहे। अब देखिए उष्ण वायुमंडलीय दाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरीय लवणता जो है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और दक्कन का पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अच्छे से इसका रिवीजन करना, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करना। जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो इसी तरह से प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे। काली नदी जो है भारत के दक्षिण भाग में तो है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। दक्कन का पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। एलिमिनेट करिए, आगे बढ़िए।
तो काली नदी दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ना कि पूर्व की ओर। काली नदी पश्चिम की ओर बहती है। दक्कन का पठार तापी नदी के दक्षिण में, कहाँ पर, दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ये पता होगा आपको। और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टेंसले ने। बताइए, इकोलॉजी है ऊपर और नीचे है इकोसिस्टम, मतलब पारितंत्र। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले जो है A.G. टेंसले ने 1935 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चेंचू ट्राइब के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। चेचू जनजाति के संदर्भ में विचार करना है आपको। चेचू जनजाति मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती है। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और इनका जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। कौन सा करेक्ट है इसमें, सॉरी फॉर दिस, कौन सा सही है लिखा है, वो सकते नहीं है। तो चेचू ट्राइब जो है उसके संदर्भ में पहला वाला गलत है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर नहीं बल्कि पूर्व भारतीय राज्यों में पाई जाती है, जैसे उड़ीसा, झारखंड वगैरह, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और ये दूसरा वाला भी गलत है। अधिकतर ट्राइब कृषि कार्य थोड़ी करते हैं, तो घुमंतू होते हैं ना, या तो पशुपालन करेंगे, घुमंतू होते हैं, चरवाहे होते हैं। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चेचू जनजाति जो है देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक में पाई जाती है। झारखंड बोल दिया था क्या, झारखंड में नहीं है। तो चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा, कर्नाटक में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में नहीं पाई जाती, वो 7 सिस्टम में नहीं पाई जाती। और यह आज भी कृषि से नहीं जुड़े हैं बल्कि शिकार करते हैं। तो शिकार करते हैं, घुमंतू होते हैं, पशुपालन करते हैं। तो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। 91 टेस्ट बहुत होते हैं, सबका रिवीजन कर डालिए। और शुरुआत के ना भूलें, इसलिए 1 से 10 पकड़ लीजिए, या 20 से 30, या 50 से 60 तक, इस तरह से रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना।